नमस्कार दोस्तों, अपेक्स स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि कुमार। हम लोग इस चैनल से क्लास 8th, 9th, 10th के सभी सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि अभी लॉकडाउन में हम लोग सर्विस नहीं दे पा रहे हैं अपने कोचिंग या विद्यालय में, तो बच्चों के डिमांड पर यह चैनल स्टेबल किया गया है और इसमें आपको काफ़ी एजुकेशनल वीडियो जो है मिलेंगे और आगे भी अपलोड होंगे। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक वीडियो आप तक जो है सबसे पहले पहुँचे। जो भी अप टू डेट आप हो वो आप तक मैसेज के रूप में पहुँचे। हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 8th के पाठ संश्लेषित रेशे एवं प्लास्टिक। तो रेशा, सबसे पहले तो रेशा किसे कहते हैं, फाइबर किसे कहते हैं। तो रेशा का अर्थ होता है वो पतले धागे रूपी संरचना जिसे हम वस्त्र का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, रेशा कहते हैं। रेशा एवं वस्त्र की खोज सर्वप्रथम ये चीन का देन है और यह आजकल के कोरोना भी चीन का ही देन है। तो ये रेशा तो चीन से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। कई प्रकार के रेशों की उन्होंने खोज किया। अब रेशे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक रेशा और दूसरा होता है कृत्रिम रेशा। तो प्राकृतिक रूप से कुछ रेशे प्राप्त होते हैं, मतलब नेचुरल प्रकृति में उपलब्ध है। जैसे कपास से हम लोग जो है सूती वस्त्र बना लेते हैं, या भेड़ से, या फिर बकरी से, खरगोश के बाल से हम लोग ऊन निर्माण कर लेते हैं। रेशम का उत्पादन हम लोग रेशम के कीट से, शहतूत के पौधे से कर लेते हैं। तो ये नेचुरल रूप से प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ मिलते हैं जिससे हम रेशा बना लेते हैं और उससे हम वस्त्र बना लेते हैं और उपयोगी बहुत सारे जो है फाइबर से अन्य चीज़ का निर्माण कर लेते हैं। तो प्रकृति में पाए जाने वाले रेशों को क्या कहते हैं, हम लोग प्राकृतिक रेशा कहते हैं। और इसमें मुख्यतः कपास, सूती एवं रेशम, कुछ ऊन आते हैं। मानव निर्मित रेशा को ही हम लोग संश्लेषित रेशा कहेंगे। सिंथेसाइज्ड है, एक कृत्रिम कहेंगे। संश्लेषित रेशा को दूसरा नाम क्या कह सकते हैं, कृत्रिम रेशा कह सकते हैं। ये मानव द्वारा वैज्ञानिक ढंग से लैब में तैयार किया जाता है। इसमें कोई भी प्राकृतिक चीज़ों का समावेश नहीं किया जाता है बनाने में। शुरू में तो प्रयोग में किया गया था, लेकिन बाद में जो है ये कम्प्लीटली, जैसे जो अभी जो है टेरिलीन आ रहा है, एक्रिलिक आ रहा है, नाइलॉन आ रहा है, ये सब पूर्णतः क्या है, संश्लेषित रेशा है, कृत्रिम रूप से बना हुआ है। फैक्ट्री में इसका निर्माण जो है कृत्रिम रूप से हुआ है। अब मानव निर्मित रेशा वह रेशा जो मानव अपने उपयोग के लिए स्वयं बनाते हैं, इसका प्रयोगशाला में निर्माण करते हैं, उससे क्या कहते हैं, मानव निर्मित रेशा कहते हैं। जिसे रेयॉन एवं नाइलॉन, एक्रिलिक बताए, टेरिलीन बताए, तो ये क्या है, मानव निर्मित कृत्रिम और संश्लेषित रेशा है। रेशा पढ़ने से पहले हम एक चीज़ समझते हैं, पॉलीमर, बहुलक। तो पॉलीमर, बहुलक का अर्थ क्या होता है। जैसे आप बोलते हैं क्या चीज़, पॉलीथीन, पॉलीथीन। तो पॉलीथीन क्या है, ये इथीन का पॉलीमर है, बहुलक है। पॉलीथीन जिसे हम लोग सब्जी या कोई भी वस्तु दुकान से खरीद के उसमें रखकर घर ले जाते हैं, तो वो पॉलीथीन क्या है, इथिन में पॉली शब्द लगा है तो पॉलीथीन बना है। तो पॉली मतलब क्या होता है, जो बहुलक हो। बहु मतलब क्या हुआ, जिसमें बहुत सारे अणु जुड़े हुए हो। छोटे छोटे अणु मिलकर एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। छोटी इकाई मिलकर बड़ी एकल इकाई बनाती है, तो उस बड़ी इकाई को क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं, या इसको पॉलीमर कह सकते हैं। पॉलीमर का अर्थ क्या होता है, अनेक
तरह के जो है उसमें क्या अणु स्थित हो, इकाई स्थित हो, एक ही इकाई में कई इकाई जुड़े हुए हो तो उसे हम बहुलक कहते हैं। कपास भी एक बहुलक है, फाइबर्स जितने भी है वो बहुलक है। किसी न किसी अणु के मिलने से तभी तो वो ये मजबूत होते हैं, टूटते नहीं हैं, और उसके पतले से पतले हम जो है धागा या रेशा बना लेते हैं। संश्लेषित रेशे के प्रकार में हम लोग रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर एवं एक्रिलिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले रेयॉन, तो रेयॉन सर्वप्रथम संश्लेषित रेशा है ये कह सकते हैं, लेकिन ये पहला कृत्रिम रेशा होने के साथ साथ पूर्णतः कृत्रिम नहीं था। इसमें कुछ प्राकृतिक भी पदार्थों का उपयोग किया गया था, बांस की लुगदी, लकड़ी का उपयोग किया गया था, इसलिए यह पूर्णतः प्राकृतिक या पूर्णतः कृत्रिम नहीं कहा जाएगा। लेकिन ये प्राकृतिक से कृत्रिम तैयार करने का पहला रेशा था रेयॉन, और इसे हम नकली रेशम भी कहते हैं क्योंकि ये रेशम जैसा चमकीला मुलायम होता है। इसे प्राकृतिक बांस, कृषि अवशेष जिसे पौधे के डंठल है, पुआल है, से तैयार किया जाता है। यह बहुत मुलायम होता है, कृत्रिम रेशम भी इसको कहा जाता है। प्राकृतिक स्रोत काष्ठ की लुगदी से इसको प्राप्त करते हैं। इससे आसानी से किसी भी रंग में रंगा जा सकता है, और कपास और ऊन के साथ मिलाकर इसे आसानी से चादर, कालीन, गलीचा बनाया जा सकता है। जो घर में नीचे गलीचा बिछाते हैं वो किसका बना होता है? रेयॉन का बना होता है। चादर होता है वो रेयॉन का बना होता है। ये कृत्रिम रेशा और प्राकृतिक रेशा दो तरह के रेशा हुए। अब कृत्रिम हम लोग पढ़ रहे हैं संश्लेषित, तो प्राकृतिक रेशा सूती है, रेशम है, ऊन है, लेकिन में उसको उत्पादन करने में हमें जंगलों की कटाई करनी पड़ेगी क्योंकि वो प्रकृति से प्राप्त होते हैं तो बहुत आरामदायक। दोनों में क्या अंतर? तो प्राकृतिक रेशा प्रकृति से मिलता है, कृत्रिम रेशा हम लोग प्रयोगशाला में तैयार करते हैं। प्राकृतिक रेशा पहनने में आरामदायक होता है, कृत्रिम थोड़ा सा एलर्जी देता है, गर्मी में गर्म हो जाता है। जैसे सूती पहनते हैं गर्मी में तो ठंडा अनुभव होता है, लेकिन वही हम नायलॉन का पहनेंगे, पॉलिएस्टर पहनेंगे तो लहक जाएगा, गर्मी महसूस होता है। और प्राकृतिक में डिमेरिट क्या है? आरामदायक तो है, लेकिन डिमेरिट क्या है कि उसका रंग छोड़ता है। संश्लेषित का रंग हमेशा चमक बना रहता है। प्राकृतिक सूती का अगर हम कपड़ा धो देते हैं तो उससे फिर हमको प्रेस करना पड़ता है क्योंकि वो सिकुड़ जाता है, जबकि पॉलिएस्टर है धोने के बाद भी वैसे सीधा रहता है। तो और सूती वस्त्र 6 महीने साल भर के अंदर क्या होता है, कलर पे अन्य जगह फट जाते हैं, बहुत जल्दी गलते हैं, जबकि कृत्रिम 5 साल 6 साल तक जो है चल जाते हैं। तो टिकाऊ कौन है? संश्लेषित। सस्ता कौन है? संश्लेषित। लेकिन आरामदायक कौन है? तो प्राकृतिक है। लेकिन कम पैसे में और टिकाऊ और चटक रंग के चलते ही और सभी लोगों के डिमांड पूरा करने के लिए, मानव जनसंख्या के डिमांड पूरा करने के लिए, वस्त्र और रेशे के डिमांड पूरा करने के लिए संश्लेषित रेशा बनाया गया है। भारत में सर्वप्रथम रेयॉन का कारखाना केरल में 1946 में स्थापित किया गया। अब दूसरा नायलॉन, ये पूर्णतः मानव निर्मित कृत्रिम जो है संश्लेषित रेशा था। रेयॉन पूर्णतः नहीं था, कृत्रिम रेशा था, लेकिन उसमें कुछ प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग किया गया था। लेकिन नायलॉन में किसी भी प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग नहीं किया गया। यह पूर्णतः मानव निर्मित कृत्रिम रेशा पहली बार। इसकी खोज 1931 में बिना किसी कच्चे माल, जंतु या पौधे की सहायता से किया गया था। इसमें कोई जो है या बांस, लकड़ी, लुगदी या कोई जंतु के बाल, अन्य चीज़ों का उपयोग नहीं किया गया था। यह पूर्णतः संश्लेषित था। इसका निर्माण कोयले, जल एवं वायु से किया जाता है। यह हल्का, चमकीला एवं धुलने में आसान होता है, सूखने में भी आसान होता है नायलॉन, और बहुत ही टिकाऊ होता है। इसका प्रयोग जुराबे मतलब मोजा बनाने में, रस्सी बनाने में, जो पहाड़ पर चढ़ने वाले रस्सी है ताकि वो कटे नहीं पत्थर से रगड़ रगड़ के, वो नायलॉन का बना होता है। तंबू होता है, दांत साफ करने वाला ब्रश होता है,
या फिर जैसे कार का कवर हुआ, छत्ता हुआ, वो किस कपड़े का बना होता है? नायलॉन का बना होता है। इसका प्रयोग पैराशूट बनाने में भी किया जाता है और पहाड़ पर चढ़ने वाले पर्वतारोही रस्सी का भी निर्माण नायलॉन के द्वारा किया जाता है। उसके बाद प्लास्टिक, तो प्लास्टिक क्या है? तो प्लास्टिक भी एक बहुलक है और आज के समय में हम लोग डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा प्लास्टिक का उपयोग कर रहे हैं, चाहे कुर्सी हो, चाहे पॉलीथीन हो, जितने भी खाद्य सामग्री है, मार्केट में जितने भी सामान लेने जाते हैं तो प्लास्टिक के डब्बे में पैक होके आते हैं। अब जो है धातु के डब्बे में पैक होके नहीं आते हैं। यहाँ तक कि घर का दरवाज़ा भी अब प्लास्टिक का मिल रहा है। बहुत सारे सामान जो है प्लास्टिक के हो गए हैं। इसका कारण क्या है? तो प्लास्टिक एक तो जंग नहीं लगेगा, पानी में भी रखेंगे तो जंग नहीं लगेगा, टिकाऊ भी है, सस्ता भी है, अलग अलग रंग में उपलब्ध भी है। तो इसलिए धातु एवं लकड़ी के जगह पर अब धीरे धीरे प्लास्टिक अपना जगह हमारे दैनिक जीवन में ज़्यादा रख रहा है। इसकी व्यवस्था एक प्रकार की नहीं होती है, कई रैखिक त्रियकबद्ध होती है। प्लास्टिक क्या है? एक बहुलक है, इसे आसानी से पुनः चक्रण किया जा सकता है। पुनः चक्रण का मतलब, जैसे हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक के कुर्सी खरीदे, टेबल खरीदे, जो भी है घर में सामान टूट गया, फूट गया या पुराना हो गया तो फिर उसको हम क्या करते हैं? बेच देते हैं, कबाड़खाना में ले जाकर बेच देते हैं और कबाड़खाना से वो फिर चला जाता है कंपनी में, वहाँ जाकर उससे गलाकर रिफाइन करके फिर से उससे नया कोई वस्तु प्लास्टिक के तैयार करके मार्केट में आ जाता है। तो इसी को कहते हैं पुनः चक्रण। मतलब वो फिर से कंपनी में जाकर और नया वस्तु का रूप लेकर तैयार हो जाता है। तो ये प्लास्टिक में ये गुण पाया जाता है। पॉलिस्टर, तो ये भी एक क्या है? कृत्रिम संश्लेषित रेशा है। इसमें पॉलीमर बहुलक होते हैं, ये इससे कपड़े तैयार किए जाते हैं। इसमें जैसे तकिया के अंदर कृत्रिम रूप से अब रुई आ रहे हैं जो पॉलिस्टर के होते हैं, या खोल होते हैं, बहुत सारे कपड़ा होते हैं। इससे पेट जो बोतल है वो भी बनाए जाते हैं, बर्तन का भी निर्माण हो रहा है पॉलिस्टर से। तो ये एक बहुत ही उपयोगी रेशा है। यह डाईहाइड्रिक अल्कोहल एवं डाईबेसिक एसिड की क्रिया के द्वारा बनाया जाता है। उसके बाद एक्रिलिक, रेयॉन, नायलॉन, प्लास्टिक, पॉलिस्टर, एक्रिलिक। तो एक्रिलिक एक ये भी कृत्रिम रेशा है जिसे कृत्रिम ऊन के रूप में माना जाता है। रेयॉन को रे से रेयॉन और कृत्रिम रेशम, रे से रेशम, रे से रेयॉन, और एक्रिलिक को क्या माना जाएगा? कृत्रिम ऊन माना जाएगा। ठीक है, इसे पॉली एक्रिलिक भी कहते हैं, यह भी एक पॉलीमर ही है। यह इतना मुलायम होता है ऊन के जैसा, देखने में पता ही नहीं चलेगा कि ये संश्लेषित मानव निर्मित कृत्रिम ऊन है कि किसी जो है प्राकृतिक जो है भेड़ से या खरगोश से तैयार किया हुआ ऊन है, ये पता नहीं चलता है। तो इससे चादर बनता है, इससे स्वेटर बन सकता है, जो ऊनी वस्त्र है वो सारे इसका निर्माण हो सकते हैं, क्योंकि यह ऊन के जैसा ही अपना गुण दिखाता है। इसे आसानी से अलग अलग रंग में रंगा जा सकता है, टिकाऊ भी है, मजबूत भी है। तो एक्रिलिक कपड़े का प्रदर्शन ऊन की तरह होता है, ऊन के तरह ही इसमें लचक होती है, मुलायम होता है, और 20% मामले में यह लचीलापन दर लगभग जो है 65% जो है रह सकती है। तो यह एक बहुत ही ऊन का विकल्प वाला एक्रिलिक रेशा है जो कृत्रिम है, संश्लेषित है और ऊन का जगह लिया हुआ है। अब जैसे पहचान करने में कि कृत्रिम रेशा और प्राकृतिक रेशा में हम घर पे पहचान कैसे कर लेंगे? बहुत सारे हम सामान खरीद के लाए, कपड़ा खरीद के लाए, उससे बोले कि आरामदायक दीजिए, गर्मी में पहनना है, सूती दीजिए, कॉटन दीजिए, और वो जो है कह के दे दिया और पता नहीं चल रहा है कि वो कॉटन है, प्योर कॉटन है, कि उसमें जो पॉलिस्टर है, कि उसमें जो है टेरी कॉटन है। तो इसके जो है जाँच के लिए आप उससे में से एक रेशा निकाल कर उससे जलाकर देख सकते हैं। अगर जलाने पर सीधा जलते जाए और राख हो जाए तो सीधा समझिए कि वो प्राकृतिक है। सीधा जलकर राख हो जाए
तो क्या होगा, प्राकृतिक होगा। अगर जलाने पर वो चिपचिपा और ऐसा ऐंठन छोड़े, दाना दाना जैसा हो, और वो ज़्यादा तेज़ी से जले, राख न हो, चिपचिपा बदबदाहट के साथ पिघले, तो उसका मतलब कि वो क्या है, कृत्रिम रेशा है। तो एक रेशा को लेकर हम मोमबत्ती के पास ले जाकर जलाकर देख सकते हैं। जैसे जो सुतली जलता है तो सुतली जूट से बना है, प्राकृतिक है। कॉटन जलाएंगे तो उसी तरह जल जाएगा, राख हो जाएगा, और जलते समय सूती वस्त्र कागज जैसा गंध देगा। जबकि रेशम जब जलेगा तो पंख या बाल जलने जैसा गंध देगा, क्योंकि यह शहतूत के रेशम कीड़े से ये तैयार होता है। रेयॉन जब जलाएंगे तो यह जल्दी आग पकड़ता है, इन सब से बहुत तेज़ी से आग पकड़ता है, और काला दाना जो है ये इसमें जो है पड़ जाता है। तो उसके बाद नायलॉन को जलाने पर ये जलता नहीं है, लेकिन वो पिघल जाएगा। और पिघलने के बाद उससे उबली हुई फली, जैसे मूंगफली उबालते हैं तो उस तरह का गंध देता है। तो उबली हुई फली का गंध कौन देता है, तो नायलॉन को जलाने पर। पंख या बाल जैसा जलने का गंध कौन देता है, तो रेशम देता है। कागज़ जैसा गंध कौन देता है, और राख कौन हो जाता है, तो वह होता है सूती वस्त्र। तो इस तरह से हम रेशे को जलाकर हम उसकी पहचान कर सकते हैं, और ये भी जान सकते हैं कि वो प्राकृतिक है कि कृत्रिम है। अब प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं, एक थर्मोप्लास्टिक और एक थर्मोसेटिक प्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक वैसा होता है जिसे गर्म करने पर आसानी से विकृत कर सके, उसे दूसरे रूप में मोड़ सके। जैसे कुर्सी है, उसको गर्म करेंगे तो ऐसे फोल्ड हो जाएगा। और इसे पीवीसी या पॉलीथीन को जैसे जलाएंगे तो वो जो है एकदम सिकुड़ने लगता है, जलने लगता है, उसका रूप रंग बदल जाता है। पीवीसी तार वायर है, उसके ऊपर कवर लगा हुआ है, या जो है चापाकल का पाइप है वो पीवीसी बना हुआ है, तो उसको भी अगर गर्म करेंगे तो वो क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। तो ये आसानी से क्या हो सकते हैं, इसका अपना आकार बदल सकते हैं। लेकिन थर्मोसेटिंग, इसको सेट कर दिया गया है। और थर्मो मीन्स होता है तापमान। ये थर्मोप्लास्टिक है, मतलब तापमान देने पर आकार बदलता है। और इसका थर्मोसेटिंग कर दिया गया है, मतलब एक ही बार इसका आकार फिक्स कर दिया गया है। अब एक बार आकार इसका फिक्स देने पर, उसको गर्म करने पर उसका आकार नहीं बदलता है। तो इसको कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जैसे कुकर के हाथे में देखे होंगे काला काला लगा रहता है एबोनाइट, वो थर्मोसेटिंग, कितना भी गर्म करेंगे वो अपना रूप नहीं बदलेगा, आकार नहीं बदलेगा। तो प्लास्टिक दो प्रकार के, एक थर्मोप्लास्टिक और एक थर्मोसेटिंग। इसका आकार बदल जाएगा गर्म करने पर, और इसका आकार नहीं बदलेगा जब गर्म करेंगे। तो प्लास्टिक का गुण क्या है, प्लास्टिक इस समय क्यों ज़्यादा प्रचलन में है, तो अनअभिक्रियाशील है। ये किसी भी चीज़ से अभिक्रिया नहीं करता है, पानी से, हवा से, कुछ से भी अभिक्रिया नहीं करता है। जबकि लोहा जंग लग जाएगा, कॉपर पे हरा हरा जंग लग जाएगा, लकड़ी है पानी से सड़ जाएगा। जबकि प्लास्टिक में ऐसा गुण नहीं होता है। प्लास्टिक हर मौसम में हर जगह टिकाऊ है, यह हल्का है और मजबूत भी होता है और लंबे समय तक टिकता है। प्लास्टिक क्या होता है, इसमें ऊष्मा का कुचालक होता है। ये नहीं कि जिससे लोहा का बेंच डेस्क है, कुर्सी है, उस पर बैठेंगे तो गर्मी के मौसम में गर्म लगेगा, ठंडे के मौसम में वो ठंडा लगेगा। जबकि प्लास्टिक वाला क्या है, ऊष्मा का कुचालक है, वो ठंडा गर्म नहीं होता है, उसमें विद्युत का भी कुचालक है। तो इस तरह से प्लास्टिक एक विशेष अपना गुण रखता है, जिसके चलते प्लास्टिक का उपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब जैव निम्नीकरणीय पदार्थ और जैव अनिम्नीकरणीय, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, दो तरह के सब्सटेंस होते हैं, पदार्थ होते हैं। तो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ किसको कहते हैं, तो वैसे पदार्थ जो सड़ गलकर मिट्टी में कीटाणु विषाणु द्वारा या जीवाणु द्वारा मिट्टी में मिल जाए तो उसे क्या कहेंगे, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। तो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ में कौन आएगा कि जो सड़ गल जाए। अब जैसे मान लीजिए कागज़ क्या है, तो कागज़ सड़ गल जाता है। लकड़ी क्या है, तो यह भी सड़ गल जाता है। तो इसे क्या कहेंगे, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहेंगे। और जैव अनिम्नीकरणीय मतलब जो जैविक रूप से निम्नीकरणीय न हो, और लगा हुआ है न हो, मतलब जिसका अपघटन न हो, जो सड़ता गलता
नहीं है उसे क्या कहते हैं, जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच है, कांच को मिट्टी में या पानी में डालेंगे तो क्या सड़ गल जाएगा? नहीं। प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, ये सड़ता गलता नहीं, इसलिए प्लास्टिक और कांच को क्या कहेंगे? जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ कहेंगे। और ये कचरा के रूप में हो जाते हैं। इससे जो प्रकृति में कई प्रदूषण उत्पन्न होते हैं, जबकि निम्नीकरणीय पदार्थ सड़ गल के मिट्टी में मिल जाते हैं, पंचतत्व में मिल जाते हैं। अब वस्तुओं का ये तो निम्नीकरणीय है, तो सड़ गल के जो है मिट्टी में मिल गया, हवा पानी में चला गया। जबकि अनिम्नीकरणीय पदार्थ है तो वो क्या करते हैं? प्रदूषण करेंगे। पॉलीथीन क्या करेगा? प्रदूषण करेगा। इनसे तो प्रदूषण नहीं होगा, लेकिन इन सभी से प्रदूषण होता है अनिम्नीकरणीय से। तो अनिम्नीकरणीय का हमको जो है वस्तुओं का पुनः चक्रण करना चाहिए। अब पुनः चक्रण का अर्थ क्या होता है? तो उसे फिर से जो बेच देना चाहिए, कारखाने में जाएगा और उससे फिर नया वस्तु तैयार होकर चला आएगा। किसी भी अनिम्नीकरणीय पदार्थ के पुनर्चालन के लिए हमें 4R का सिद्धांत का पालन करना चाहिए। 4R का सिद्धांत क्या है? तो 4 एक है रिड्यूस। रिड्यूस का अर्थ हुआ उपयोग कम करें। जैसे प्लास्टिक पॉलीथीन का उपयोग कम करें। प्लास्टिक पॉलीथीन के जगह पर कागज या फिर कपड़ा का थैला इसका उपयोग करें। तो रिड्यूस मतलब कम यूज करें। उसके बाद पुनः उपयोग, दूसरा आर क्या है? रीयूज, मतलब पुनः उपयोग करें उस चीज़ का। अगर प्लास्टिक का कोई चीज़ खरीद के लाए, च्यवनप्राश खरीद के लाए, डब्बा में, प्लास्टिक के डब्बा में आया, तो उसको ये नहीं कि डब्बा फेंक दे, उसका क्या करें? उस डब्बे को बाथरूम में सर्फ रखने का, रसोई घर में अचार नमक कोई भी चीज़ वस्तु रखने का उस डब्बे का उपयोग करें। मतलब उस अनिम्नीकरणीय पदार्थ का, वस्तुओं का हम फेंके नहीं, उसका क्या करें? फिर से उपयोग करें, तो रीयूज। उसके बाद रिसाइकल, पुनः चक्रण। अगर उपयोग लायक नहीं है, एकदम टूट फूट गया है, तो उसको हम क्या करें? जैसे तैसे न फेंके बाहर, उसे हम बेच दें, और बेचने के बाद हमें पैसा का भी लाभ मिलेगा, और उसके बाद वह पुनः कंपनी में जाकर नया होकर आएगा। क्योंकि अगर उसको फेंक देंगे तो कंपनी दूसरे की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए तो प्लास्टिक और पॉलीथीन उत्पादन करेगी ही, लेकिन पुराने वाली जाएगी तो वो नया फिर मार्केट में नहीं आएगा, पुराना वाला ही रिसाइकल होके आएगा। इसलिए अगर उपयोग लायक नहीं है तो उसे क्या करें? रिसाइकल के लिए बेच दें, और उसके बाद रिकवर, उसे पुनः प्राप्त करें। जो भी गया है, बन के आया है, तो फिर से उसका प्राप्त कर लें, उसका उपयोग करें। तो 4R जो है ये मिलके हमें जैव अनवीनीकरणीय पदार्थों को क्या कर सकता है? बढ़ने से रोक सकता है और प्रदूषण को कम कर सकता है। तो ये अब इसमें से सबसे ज़्यादा दो चीज़ यहाँ रिसाइकल और रीयूज, मान लेते हैं कम उपयोग किए, लेकिन मजबूरी में हम किसी चीज़ का जो है लेकर ही आए, खरीद कर लेके आए, तो रिसाइकल करें कि रीयूज करें? तो सबसे बेस्ट क्या है? रीयूज करें, क्योंकि रिसाइकल में फिर से आपको कम पैसे में बेचना होगा, कंपनी में जाएगा, वहाँ लागत होगा, कचरा फिर जो प्रदूषण होगा, और उसका ऐसे ही हम उपयोग कर रहे हैं तो कोई प्रदूषण और लागत की खर्च नहीं हुई। इसलिए रिसाइकल से बढ़िया क्या है? रीयूज करें, बार बार उसका उपयोग करें। तो ये सबसे अच्छा उपाय है जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थों का, प्लास्टिक एवं पॉलीथीन के प्रदूषण रोकने के लिए। हमें उम्मीद है कि आपको जो है संश्लेषित रेशा के बारे में इस वीडियो से बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई होगी। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।